स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ईरान वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मल्टीपल इम्प्लीकेशंस ऑलरेडी यहां पर हाईलाइट किए जा रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारे कंसर्न्स यहां पर बताए जा रहे हैं बिकॉज एक ऐसे रीजन में वॉर चल रहा है जहां पर एनर्जी जैसी कमोडिटीज जो कि बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वही एनर्जी कमोडिटीज यहां पर अब एक मेजर सप्लाई डिसरप्शन फेस कर रही हैं। और ये ट्रेंड हमने पहले भी देखा है कोविड के समय पर, रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पर, जब जब सप्लाई डिसरप्ट हुई है तब तब इस प्रकार के कंसर्न्स वहां पर हाईलाइट किए गए हैं। अब वैसे ही कंसर्न्स इंडिया के लिए भी हैं। इंडिया भी एक बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी इंपोर्टर है और ये पर्टिकुलर रीजन जहां पे इतना मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिग्निफिकेंस है वो मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हेंस कंसर्न्स इंडिया के ऊपर भी हैं। तो इंडिया इस चीज में क्या कर रहा है, भारत सरकार इस चीज में क्या कर रही है, तो उनके द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया है 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, ताकि इन ग्लोबल शॉक्स से खुद को हम टैकल कर सकें, इन्हें हम मिटिगेट कर सकें। तो हाल ही में यहां पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के समय पर इस नए फंड की क्रिएशन का पॉइंट यहां पर रखा गया ताकि उस प्रकार के जो भी कंसर्न्स हैं फ्यूचर के जो क्रिएट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हो भी रहे हैं, उनसे हम यहां पर मिटिगेट कर सकें। तो ये डिस्कस करते हैं क्या इस फंड का सिग्निफिकेंस है, कैसे ये काम कर सकता है, क्या इसके पॉसिबल सिनेरियोज हैं, एंड क्या ऐसा कोई और फंड हमारे पास माइक्रो लेवल पर अवेलेबल है या नहीं, या ग्लोबली ऐसे फंड्स अवेलेबल है या नहीं। आइए डिस्कस करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन आज का ये होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो पहली बात तो यही समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया के केस में किस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर हाईलाइट किए जा सकते हैं जब हम इस मिडिल ईस्ट के वॉर की बात करते हैं। तो सबसे पहला और जो प्रोमिनेंट पॉइंट है, इट इज अबाउट द एनर्जी शॉक्स। कहना चाहे आप क्रूड ऑयल के केस में बात कीजिए, नेचुरल गैस के केस में बात कीजिए, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है एंड दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एंड जब भी इस प्रकार की इन्फ्लेशन हम देखते हैं जहां पर इंपोर्टेड कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी यहां पर उसे कहा जाता है, राइट। बट द पॉइंट इज कि चलो ये चीजें तो महंगी हो ही रही हैं, जिसका इंपैक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट इसकी वजह से इन पर्टिकुलर कमोडिटीज का जो यूज केस है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इन सभी केसेस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्शन देखने को मिल सकती है, एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ पर हिट हो सकते हैं, एंड बहुत सारे मेटल्स और प्लास्टिक्स जिनकी इंपोर्ट यहाँ पर की जाती है, उन पर भी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। बट सबसे जो क्रूशियल शायद एक पर्टिकुलर आम आदमी के लिए भी यहाँ पर रहता है, जब वो 3 नेसेसिटीज की हम बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो रोटी की जो बात है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी के जो प्राइसेस हैं डायरेक्टली फर्टिलाइजर के प्राइसेस के साथ लिंक्ड माने जाते हैं। एंड फर्टिलाइजर के दाम अगर यहाँ पर बढ़े तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी यहाँ पर बढ़ेगी एंड फूड इन्फ्लेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हर एक इंसान चाहता है कि उसे अवॉइड किया जा सके, कि उसके लिए अपना खाना महंगा ना हो। एंड जब जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड होते हैं तो भैया एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल का रिस्पॉन्स क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो भैया जो ग्रोथ का जो पूरा पॉइंट था वो फिर वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर आपकी ग्रोथ वो कॉन्ट्रैक्शन में तब्दील होना शुरू हो जाती है, अगर लंबे समय तक आपके इंटरेस्ट रेट्स फिर वहां पर हाई देखने को मिले। तो डेफिनेटली ये चेन रिएक्शन तो यहां पर है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मेजर पॉइंट यहां पर आता है विद रिस्पेक्ट टू द रेमिटेंसेस, कि अगर हम रेमिटेंसेस के केस में यहां पर बात करें तो यही पर्टिकुलर रीजन से क्लोज टू $50 बिलियन के रेमिटेंसेस हम यहां पर रिसीव करते हैं, और यही रेमिटेंसेस हेल्प करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज करने में। अब जाहिर सी बात है रेमिटेंसेस भी यहां पर आने मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ाने में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी अपना रोल प्ले करेगी। तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना तो एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी यहां पर है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अकाउंट डेफिसिट अगर यहां पर बढ़ा तो रुपया भी फिर और गिरना देखने को मिल सकता है। सो दैट इज एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है ये, है ना, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है यहां पर, जो कि अगेन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्रिएट हो सकता है। तो भारत सरकार कहती है कि हम इस पर्टिकुलर कंसर्न को एड्रेस करने के लिए यहां पर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड अनाउंस करते हैं, जिसे यहां पर यूज किया जा सकता है इस प्रकार के अपकमिंग ग्लोबल चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए। बट ये जो पूरा सिस्टम था यहां पर इसी करंट फिस्कल ईयर के लिए नई डिमांड्स क्रिएट की गई ग्रांट्स के लिए, उसी के तहत आपका ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 1 लाख करोड़ का ये भी क्रिएट करने का यहां पर पॉइंट रखा गया। बट साथ के साथ
फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल बढ़ाने की बात रखेगी, फूड सब्सिडी का बिल बढ़ाने की बात रखेगी, एंड डिफेंस और बाकी जो प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर भी पैसा खर्च करने की बात की फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं जिसका बजट ऑलरेडी आ चुका है, ये 25-26 में ही ये सारी बिलिंग्स इंक्लूड करने की बात रखी जा रही है, जिसमें सरकार कहती है कि भैया एडिशनल खर्चा यहां पर करना ही पड़ेगा अगर उस प्रकार का हम अपनी इकोनॉमी को कुशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। बट ये पूरा जो सिनेरियो, अब इस पर सवाल कैसे बन सकता है कि क्या ये अब आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, फिस्कल पॉलिसी टूल है? तो आई थिंक सभी लोग यहां पर जानते ही होंगे कि ये चीज फिस्कल पॉलिसी टूल के आधार पर काम किया जाता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज कोविड के समय पर अनाउंस किया गया था, फिस्कल स्टिमुलस का जो आपका टूल रहता है तो वो भी क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी का टूल है। तो वैसे ही इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड भी एक फिस्कल पॉलिसी टूल है। बट क्या अब इसका इंपैक्ट डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पड़ेगा? तो भारत सरकार तो यही कह रही कि करंट जो हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट है फिस्कल डेफिसिट का, हम उतना ही यहां पर उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और उस पर ही उसे कंट्रोल रखेंगे, और जो कि पूरा एक प्रोसेस रहा भी आफ्टर कोविड, जो सरकार ने हर एक संभव प्रयास भी किया है, उस प्रकार से फिस्कल कंसोलिडेशन का वही ऑब्जेक्टिव यहां पर पूरा करने का पॉइंट भी रखा जा रहा है। अब ऐसा ही स्टेबलाइजेशन फंड, इसको समझना हो कि भैया स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, तो उसको हम समझ सकते हैं जो माइक्रो लेवल पर भारत सरकार द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यहां पर यूज किया जाता है। माइक्रो लेवल पर है तो बेसिकली जो आपकी टॉप क्रॉप्स हैं, है ना, जिनकी सप्लाई बहुत सीजनल रहती है पर डिमांड थ्रू आउट द ईयर है, तो उनके प्राइसेस में कभी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज और नेशनल लेवल की एजेंसीज क्या करती हैं, पहले से कुछ प्रोक्योरमेंट करके अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं। पर अब उस प्रोक्योरमेंट को करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आता है? इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से इंटरेस्ट फ्री के वर्किंग कैपिटल लोन्स दिए जाते हैं। मतलब कि इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर लोन दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट आगे जाके कुछ कमोडिटीज की प्रोक्योरमेंट यहां पर करती है, राइट, ताकि कल को जब सप्लाई कम देखने को मिले तो उस समय पर सप्लाई बढ़ाई जा सके और प्राइसेस को कंट्रोल रखा जा सके, राइट। और जब उसे बेचेगी तो यहां से कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमाएगी, उसी पैसे को वापस इस फंड में डाल दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर खरीदा यहां पर 100 रुपए में हो पर जो बेचा गया वो 90 रुपए में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए का लॉस यहां पर हो सकता है। तो जो 10 रुपए का लॉस है फिर यहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट के उसे पूरा करते हैं, राइट। तो ये 50-50% की शेयरिंग रहती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। बट पॉइंट यहां पर क्या रहता है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव जिसके चलते पीएसएफ यहां पर यूज किया था। बट ये बहुत माइक्रो लेवल पर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केस में लिमिटेड इंपैक्ट है। यहां पर जो सरकार अनाउंस कर रही है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, वो एक मैक्रो लेवल पे काम करने वाला टूल यहां पर बिल्ड किया गया है। बट अच्छी बात क्या है कि जैसे कोविड के समय पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया गया, तो दैट वाज अ रिएक्टिव थिंग कि पहले एक इवेंट हो चुका, उसका इंपैक्ट पड़ चुका है, फिर बाद में उससे रिलेटेड कंसर्न्स या उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस उनको मिटिगेट करने के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो दिस हैज बीन अ वेरी प्रोएक्टिव थिंग जो कि सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। नाउ देयर हैज बीन नो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कैसे इसे यूज किया जाएगा, बट जो पॉसिबल सिनेरियोज यहां पर बिल्ड होते हैं कि कैसे इस फंड को यूज किया जा सकता है, तो आपके सामने है कि अगर यहां पर हम कहते हैं कि भैया आपके इस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं, राइट, फर्टिलाइजर के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ती है, तो यहां पर जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का मैकेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये उस प्रकार का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, उन प्राइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि डायरेक्टली कंज्यूमर को ना पे करते हुए, कि मान लो अगर प्राइसेस यहां पर 10% से बढ़ गए, सरकार कहेगी चलो 5% का इंपैक्ट जो मैं ले लेता हूं अपने ऊपर थ्रू दिस पर्टिकुलर फंड, जहां से वो पैसा खर्च करेंगे, एंड बाकी जो इंपैक्ट हो कंज्यूमर यहां पर ले लेगा, ताकि अगेन इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट को कंट्रोल किया जा सके, फार्मर्स को इस प्रकार के सडन इनपुट कॉस्ट के जो स्पाइक्स हैं उनसे शील्ड किया जा सके, उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहां पर मेंटेन रहे, फूड सिक्योरिटी यहां पर मेंटेन रहे, एंड स्पेशली जो हमारे पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट ना पड़े। तो उस केस में भी जो प्राइस राइस रहेगा उसको इस फंड के थ्रू यहां पर मिटिगेट करने की कोशिश करेगी, चलो थोड़ा बहुत हम पैसा इसमें डालते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्राइस राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहां पर टैक्स रेट को ना ऑल्टर करते हुए ये पर्टिकुलर स्टेप यहां पर लेके लाया जा सकता है अगर इस पर्टिकुलर केस में से यूज किया जाए। या फिर अगर हम ये कहें कि भैया इसी पूरे सिनेरियो की वजह से ग्लोबली स्लो डाउन देखने को मिलता है, रिसेशन देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल डिमांड यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगी, एक्सपोर्ट्स यहाँ पर आपके वीक पड़ जाएंगे, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर स्लो डाउन कर जाएगी, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फिर धीरे धीरे वापस जाना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ईएसएफ का मैकेनिज्म है वो यहाँ पर कैसे काम कर सकता है, ये काम कर सकता है एज अ काउंटर साइक्लिकल टूल, कि जहां पर केपेक्स एक्स्ट्रा पैसा सरकार खर्च करेगी ताकि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टिमुलस बरकरार रहे।
कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती रहे, लोग पैसा कमाएं एंड एक डिमांड का जो पॉइंट है वो यहाँ पर बरकरार रहे, ताकि ओवरऑल जो एक वर्चुअस साइकिल हम क्रिएट करना चाहते हैं विद इंक्रीज डिमांड की सप्लाई भी बढ़ेगी, नया इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, वो वर्चुअस साइकिल यहाँ पर बिल्ड इन की जा सके। तो उस केस में ऐसे मिनी स्टिमुलस पैकेजेस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए सरकार अनाउंस कर सकती है थ्रू दिस पर्टिकुलर फंड, जो कि इन सभी सेक्टर्स के ऊपर पैसा खर्च करने की बात करेगा जिन पर डायरेक्टली इस प्रकार के ग्लोबल स्लोडाउन या फिर रिसेशन का इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा एक और सिनेरियो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल सा सवाल विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक फाइनेंस, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जरा बताइए। 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए, सिंपल सा सवाल है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का हिस्सा यहां पर बन सकते हैं, जहां हम कुछ करंट अपडेट्स भी अनाउंस करते रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। तो डेफिनेटली इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स ऑल्सो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली सभी एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए 2027 से 2028 की एंड 2025 का ऑलरेडी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, वी हैव सीन अ वेरी गुड नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम द स्टडी IQ इनिशिएटिव्स। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए हमारे द्वारा सफलता महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते 60% का डिस्काउंट हमारे सभी UPSC कोर्सेज पर ऑफर किया जा रहा है, अलॉन्ग विद द डबल वैलिडिटी, जिन कोर्सेज का वैलिडिटी 12 महीने रहेगा वो आपको 24 महीने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और द पॉइंट इज कि जो P2I इनिशिएटिव है, अभी रैंक 88 ने भी ये पॉइंट हाईलाइट किया कि वो हमारे P2I के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने यही कहा कि मैंने एक ही सोर्स रेफर किया, उसे मल्टीपल तरीके से रिवाइज किया एंड दैट वाज एनफ फॉर मी, और जिसके चलते वो अपने लक्ष्य तक यहाँ पर फाइनली पहुंच चुके हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग जो कि आप भी कर सकते हैं इस P2I के थ्रू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट की, चाहे वो नोट्स की हो, मेंटरशिप की हो, क्वेश्चंस की हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड ऑल अंडर वन इनिशिएटिव। एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर एस्पिरेंट के लिए रिसोर्सेज को मिनिमाइज किया जा सके, उनकी इंटेंसिविटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स यहाँ पर जनरेट कर सके। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, कोर्सेज को एनरोल करें, ARG लाइव का कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। एंड अगेन कोर्स रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, हम बिल्कुल हर एक संभव प्रयास करेंगे आपके कंसर्न्स और आपके डाउट्स को एड्रेस करने का, राइट। उसके अलावा अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस यहाँ पर आ जाता है, मान लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं, जैसे अब NBFCs और बैंक्स हैं, अब इन्होंने जो लोन्स दे रखे होंगे किन किन कंपनीज को, कंपनीज काम नहीं कर पा रही हैं, तो हुआ था ना वो, जैसे जो आपका ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है, अगर वैसी दोबारा रिपीट होती तो भैया इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी मिटिगेट करने के लिए ESF कैसे यूज करता है, रिकैपिटलाइज करने के लिए, कि दोबारा से पैसा उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डाला जाए, ताकि वो रियल इकोनॉमी को फिर यहाँ पर और लोन्स आगे जाके एक्सटेंड कर सकें, क्रेडिट ग्रोथ के थ्रू दोबारा से इकोनॉमिक स्टिमुलस अनाउंस करते हुए या उस प्रकार का स्टिमुलस प्रोवाइड करते हुए इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। सो दैट इज द पॉइंट कि एज अ अल्टीमेट बैकस्टॉप का ये कहाँ पर काम कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिस्टमैटिक रिस्क, अगर लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में क्राइसिस वाली सिचुएशन यहाँ पर चलती है और इसका इंपैक्ट हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर पड़ता है। तो दीज आर द सिनेरियो जिसके चलते ये फंड यूटिलाइज किया जा सकता है, और यही टारगेट यहाँ पर सरकार द्वारा भी रखा गया है। तो ऐसे ही चिली, रशिया, घाना, बोत्सवाना, इन सभी देशों में भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंड्स हैं। अब उसमें क्या रहता है, इन फंड्स में वो पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई एक कमोडिटी बेच के, से चिली के केस में कॉपर को बेच के यहाँ पर वो उस पैसे को इकट्ठा करके सरप्लस जो पैसा आ रहा है उसे फंड में यहाँ पर डाल देते हैं, एज अ फिस्कल स्टेबलाइजेशन टूल तरीके से यहाँ पर यूज होता है ना। फिर आपका वैसे ही रशिया के केस में नेशनल वेल्थ फंड है, ऑयल एंड गैस से जो पैसा आ रहा है एज अ बजट स्टेबलाइजेशन फंड वहाँ पर यूज होता है। तो एक तरीके से इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी के किसी एस्पेक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए ही ये फंड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इंडिया के केस में भी आपने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का टूल सुना होगा, जो कि बैंकिंग सेक्टर के पास है, कि ड्यूरिंग द गुड टाइम्स जब अच्छा खासा बैंक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस समय पर एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बनाया जाए, कि जब बैड टाइम्स हों तो उस समय पर उस बफर को एक्टिवेट करके रियल इकोनॉमी में, जहां पर एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उस रियल इकोनॉमी में उस प्रकार के लोन्स एक्सटेंड करके उसे रिवाइव किया जा सके। तो ऐसे ही बहुत बार हमने सुना है कि काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है, कोविड के समय पर भी था, लास्ट ईयर भी था, बट द पॉइंट वाज RBI ने कहा कि भैया अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि इस फंड ऐसे बफर को यहाँ पर यूज किया जाए, है राइट। तो ये भी बफर एक तरीके से क्या है, स्टेबिलिटी लाने वाला ही बफर है। तो वैसे ही इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड भी स्टेबिलिटी लाने वाला ही फंड है, जिसमें पैसा डायरेक्टली यूज किया जा रहा है, ताकि उस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमारे देश के लोगों को, हमारे इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, एंड लॉन्ग रन में ये इंश्योर किया जा सके कि इकोनॉमी इस प्रकार के चैलेंजेस को इजीली यहाँ पर मिटिगेट कर सके।
तो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा वो आप अपने ओपिनियन के तौर पे यहाँ पर जरूर बताइएगा कि क्या ये एक स्मार्ट फॉरवर्ड लुकिंग इंश्योरेंस वाला इनिशिएटिव है जो कि सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है। बिकॉज फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहेगा जब इस प्रकार की नई एलोकेशन ऑफ मनी यहाँ पर की जाती है, नया पैसा खर्च किया जाता है, या फिर बाकी जो पुराने एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी बजटेड है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए या इस साल के लिए भी, या उनमें कुछ कटौती यहाँ पर की जाएगी, राइट। या फिर कोई एक नया अनदर लेयर है किसी फिस्कल जुगाड़ का जो कि यहाँ पर सरकार यूज कर सकती है। आपका क्या ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन यहाँ पर जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।